पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियों ने दान क्यों दिया? दरअसल भारत में कोरोना वायरस से लड़ाई के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वे आगे आकर जरूरतमंदों की मदद के लिए पीएम केयर फंड में अपनी क्षमता के अनुसार दान दें। पीएम की इस अपील के कुछ ही समय के अंदर कई बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों ने इस कोरोना से निपटने के लिए बने इस फंड में करोड़ों की राशि दान करने का ऐलान कर दिया। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो और एयरटेल ने कई सौ करोड़ की राशि दान करने का ऐलान कर दिया। दानकर्ताओं में कई चीनी कंपनियां भी आगे रही। चीन की टेलीकॉम और मोबाइल कंपनी शियोमी, हुआवे, वनप्लस और ओप्पो इसमें सबसे आगे रही। हालांकि पीएम केयर फंड में सबसे ज़्यादा दान करने वाली चीनी कंपनी रही शॉर्ट वीडियो नेटवर्किंग ऐप्स टिकटॉक, जिसने ऐप पर ही एक क्यूज गेम खेलोगे आप जीतेगा इंडिया शुरू करके पीएम केयर फंड के लिए 30 करोड़ रुपए दान करने की बात कह चुकी है। गौरतलब है कि टिकटॉक फरवरी से लगातार ऐप्स के जरिए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता फैलाने के बारे में बयान जारी करती रही है। सरकार का माई गॉव और पीआईबी हैंडल भी इस ऐप का इस्तेमाल कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने में कर रही है। दरअसल चीन की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी शियोमी ने पीएम केयर फंड के ऐलान के 3 दिन के अंदर ही कुल 15 करोड़ रुपए की राशि कोरोना से लड़ाई में देने का ऐलान कर दिया। इनमें 10 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड के लिए जबकि 5 करोड़ रुपए अलग अलग राज्यों के सीएम केयर फंड में देने की घोषणा की। इसके अलावा शियोमी ने गिव इंडिया प्लेटफॉर्म के साथ 1 करोड़ रुपए जुटाने का भी लक्ष्य रखा और इसमें 20,000 परिवारों के लिए साबुन, सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराने की योजना भी तैयार की। दरअसल शियोमी के अलावा चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे ने भी पीएम केयर फंड में 7 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था। इसके अलावा हुआवे ने भारतीय अफसरों को कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए तापमान जांचने से संबंधित तकनीक शेयर करने का प्रस्ताव भी दिया था। इसके अलावा बीबीसी के इलेक्ट्रिकल की 2 मोबाइल कंपनियां वनप्लस और ओप्पो ने भी पीएम केयर फंड में 1-1 करोड़ रुपए का दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में चीन अपने मार्शल क्यों भेज रहा है? दरअसल भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। चीन का कहना है कि वह अपनी सेनाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर तिब्बत भेज रहा है, लेकिन चीन ने अपने इस फैसले की कोई वजह तो नहीं बताई है। लेकिन यह ट्रेनर ऐसे समय में भेजा जा रहा है जब भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। दरअसल 15 से 16 जून की रात लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। चीन के सैनिक भी हताहत हुए थे, लेकिन उनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की गई थी। भारत और चीन के बीच 1996 में हुए समझौते के तहत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के जवानों के हथियारों या विस्फोटकों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। दरअसल हांगकांग के मीडिया के मुताबिक चीन की मीडिया वेबसाइटों में तिब्बत भेजे जा रहे सेना के खास मार्शल आर्ट ट्रेनरों के बारे में खबरें प्रकाशित हुई है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के लिए चीन और भारत दोनों ने ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल परमाणु शक्ति संपन्न दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प के बाद से ही तनाव बेहद बढ़ा हुआ है। दोनों ही देश एक दूसरे पर आक्रामक रवैया अपनाने के आरोप भी लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि भारत मुझे हटाना चाहता है? दरअसल भारत के साथ जारी सीमा विवाद के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को दावा किया कि उन्हें पद से हटाने के लिए साजिश रची जा रही है। ओली ने आरोप लगाया है कि भारत के 3 इलाकों को नेपाल के नए नक्शे में शामिल किए जाने के बाद से ही उनकी सरकार गिराने और उन्हें पद से हटाने की कोशिश की जा रही है। ओली ने आगे कहा कि इन सभी कोशिशों के बारे में मुझे पूरी जानकारी है और यह सफल नहीं होगी। दरअसल प्रधानमंत्री ओली और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दंडर प्रचंड समेत उनके प्रतिद्वंद्वी के बीच स्थायी समिति की बैठक में मतभेद खुलकर सामने आए थे। ओली ने रविवार को कहा कि अतीत में जब मैंने बीजिंग के साथ व्यापारी समझौते पर हस्ताक्षर किए तो मेरी अल्पसंख्यक सरकार गिर गई थी, लेकिन इस बार हमारी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए कोई भी मुझे हटा नहीं सकता। उन्होंने कहा, मैंने अपनी भूमि पर दावा करके कोई गलती नहीं की है जो पिछले 58 वर्षों से हमसे छीन ली गई है और नेपाल का उन इलाकों पर 146 साल का अधिकार रहा था। दरअसल नेपाल ने संविधान संशोधन के जरिए इस महीने देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने की प्रक्रिया पूरी की ली है। इसमें राजनीतिक रूप से अहम भारत के 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
संसद ने सर्वसम्मति से देश के नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी है, जिसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाथुरा को शामिल किया गया है। इसके बाद भारत ने नेपाल द्वारा किए गए क्षेत्रीय दावों के कृत्रिम विस्तार को असमर्थनीय करार दिया है। दरअसल नाम न बताने की शर्त पर सत्तारूढ़ एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा है कि ओली का संकेत सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर उनके विरोधियों के लिए था, न कि किसी बाहरियों के लिए। उन्होंने कहा, सत्तारूढ़ पार्टी में मतभेद बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री को उन्हीं की पार्टी में किनारे किए जा रहा है और उनके ही साथी सरकार के प्रदर्शन की आलोचना भी कर रहे हैं। एनसीपी के अन्य नेता ने कहा कि स्थायी समिति की बैठक से पहले 2 दिन ओली की गैर हाजिरी उनके और प्रचंड के बीच बढ़ते मतभेद को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पर हमला क्यों हुआ? दरअसल पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक 4 हमलावरों ने ग्रेनेड से हमला किया है। घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने सभी हमलावरों को मार गिराया। कराची के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल ये चारों आतंकवादी स्टॉक एक्सचेंज में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले आतंकवादियों ने एंट्री गेट पर ग्रेनेड से हमला किया, फिर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने चारों आतंकवादियों को घेर लिया और मार दिया। सभी आतंकवादी पुलिस की वर्दी में थे। फिलहाल मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है।